हाय ट्वेल्थ, वेरी वार्म वेलकम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी बिजनेस स्टडीज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर के। चलो फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Saqib Limited is a large credit-worthy company operating in Kashmir Valley. It is an export-oriented unit dealing in exclusive embroidered shawls. The flood in the valley have created many problems for the company. Many craftsmen and workers have been dislocated and raw material has been destroyed. The firm is therefore unable to get uninterrupted supply of raw material, and the duration of the production cycle has also increased. To add to the problems of the organization, the suppliers of raw materials who were earlier selling on credit are asking the company for advance payment or cash payment on delivery. The company is facing liquidity crisis. The CEO of the company feels that taking a bank loan is the only option with the company to meet its short-term shortage of cash. As a finance manager of the company, name and explain the alternative to the bank borrowings that the company can use to resolve the crisis. क्वेश्चन समझते हैं क्या है। साकिब लिमिटेड एक बहुत अच्छी क्रेडिट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर वैली में। उसका मेन काम है एक्सपोर्ट करना एम्ब्रॉयडरी शॉल को। वैली में फ्लड आया, फ्लड की वजह से जो सारे क्राफ्टमैन एंड वर्कर्स है वो डिसलोकेट हो गए और रॉ मटेरियल सारा डिस्ट्रॉय हो गया। अब कंपनी के पास रिक्वायरमेंट है कि रॉ मटेरियल के अनइंटरप्टेड सप्लाई रहे। अनइंटरप्टेड सप्लाई रहने के लिए जो उनका सप्लायर है, सप्लायर की डिमांड आई है, वो कह रहा है कि अब से मैं आपको क्रेडिट पे गुड्स नहीं दूंगा, या तो आप मुझे एडवांस पेमेंट करिए या फिर आप मुझे कैश ऑन डिलीवरी करिए रॉ मटेरियल के लिए। कंपनी को बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्राइसिस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर रही है। सीईओ जो है कंपनी का, उसने डिसाइड किया मैं बैंक लोन ले लेता हूँ, बैंक लोन लेके एटलीस्ट जो मेरी शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ कैश है वो खत्म हो जाएगी। हम एक फाइनेंस मैनेजर है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ, नाम बताओ और एक्सप्लेन करो ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग्स क्या है जो कि कंपनी का सीईओ ले सकता है। इसका सोल्यूशन है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? कमर्शियल पेपर्स शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, एंड डिलीवरी जो होती है विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होती है। इट इज इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिटवर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। लार्ज कंपनीज और जो क्रेडिटवर्दी कंपनीज है वही करती हैं ताकि शॉर्ट टर्म क्राइसिस जो उनको फंड्स में पड़ रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 दिन से लेके 1 साल तक का होता है। जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो एक ऑल्टरनेटिव होता है आपके बैंक बोरोइंग के लिए। लार्ज कंपनी से यूज करती हैं ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग। छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। आपकी कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हम कमर्शियल पेपर किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं वो एग्जांपल देखते हैं। हमारी कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल मार्केट में उन्हें फंड रेज करना है, कैपिटल मार्केट के थ्रू फंड रेज करने हैं ना। उन फंड रेज करने के लिए उन्हें फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी। जो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई जैसे आपकी ब्रोकरेज हो गई, कमीशन हो गया, प्रिंटिंग हो गई, एप्लीकेशन की एडवर्टीजमेंट्स हो गई, ये सारे सारे ये कमर्शियल पेपर्स के थ्रू आप रेज कर सकते हैं। इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं। सो दिस इज व्हाट कमर्शियल पेपर्स इज। तो हम एज अ फाइनेंस मैनेजर सीईओ को बोलेंगे कि आप कमर्शियल पेपर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Akansha, Nikita, and Parmesha are the owners of handicraft unit in the urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in manufacturing and marketing of sitalpatti, traditional mats, and jappi, traditional headgear. They decided to shift this manufacturing unit to a rural area with an objective of reducing the cost and providing the job opportunities to the locals. They followed the functional structure in this organization with a view to increasing managerial and operational efficiency. They assessed and analyzed the type and number of employees required, keeping in mind that they had to encourage the women and the people with the special need belonging to rural areas. State the next 3 steps that they will have to undertake for obtaining satisfied workforce for their handicraft unit. Question है, आकांक्षा, निकिता और परमेशा ओनर्स हैं हैंडीक्राफ्ट यूनिट के अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज मीन्स शहरी एरियाज में डिब्रूगढ़ के। क्या काम करते हैं? सीतापट्टी और जप्पी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हम इसे किसी रूरल एरिया में शिफ्ट कर देते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? कॉस्ट रिड्यूस करना और जो लोकल्स हैं उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। अब ये तीनों के तीनों एक
फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ दे आर आस्किंग कि हमें क्या करना चाहिए. कीपिंग दिस इन माइंड, उन्होंने सोचा है कि हमें विमेन एंड वी हैव टू कीप locals, people with special needs for this work. Now, we have to identify 3 steps that they have to undertake for obtaining a satisfied workforce for their handicraft. कौन कौन से 3 steps हैं जो उन्हें लेने पड़ेंगे ताकि वो satisfied workforce को employ कर सके. जो 3 steps उन्हें लेने पड़ेंगे कि हमारा आता है staffing process में से. तो आता है सबसे पहला recruitment. recruitment क्या होता है? Searching the prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. तो जब वो लोकल रूरल एरिया में जाएंगे वहां पे लोग ढूंढने पड़ेंगे और उन्हें बोलना पड़ेगा कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें. दिस इज व्हाट रिक्रूटमेंट इज. नाउ कम्स द सिलेक्शन. नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप आता है सिलेक्शन का. सिलेक्शन जब आता है तो जो उनके पास पूल ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई करा होता है उसमें से सही कैंडिडेट की सिलेक्शन करना नेक्स्ट काम बनता है. थर्ड काम आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट का मतलब क्या है? जब आपने सिलेक्शन कर ली तो जो आपने बंदे को सिलेक्ट करा है उसकी प्लेसमेंट करनी और उसको इंट्रोड्यूस करवाना बाकी फेलो एम्प्लॉयज के साथ में. तो ये 3 स्टेप्स आते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है. ये जैसे आपका रूरल एंड अर्बन फॉर्म में आया है तो ये नॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड पॉइंट से भी फॉर्म में आ सकता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Mrs. Rajlakshmi is working as a human resource consultant in a firm manufacturing cosmetics, which is facing a problem of high employee turnover. The CEO of the company has invited suggestions from her for retaining the talented employees and reducing the employee turnover. Mrs. Rajlakshmi recommends that the good employees to be rewarded in a way that it creates a feeling of ownership among the employees and at the same time makes them contribute towards the growth of the organizations. Identify the incentives and explain its type, which has been suggested by Mrs. Raj Lakshmi to the CEO of the company. Explain any other 2 incentives of the same type. Now, क्वेश्चन है, मिसेस राज लक्ष्मी एक ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट है जो कि एक कॉस्मेटिक कंपनी के लिए काम करती हैं. कॉस्मेटिक कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर है, एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं. जो सीईओ है कंपनी के, उन्होंने सजेशंस मांगी है मिसेस राज लक्ष्मी से किस तरीके से वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें रिटेन कर सकते हैं. मिसेस राज लक्ष्मी ने उन्हें बोला है कि गुड, अगर आप अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड करना पड़ेगा. रिवॉर्ड करने से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इंसेंटिव है जो दे सकते हैं, क्या टाइप है, जो कि राजलक्ष्मी जी ने बोला है. तो इसका सोल्यूशन है, 2 तरीके के इंसेंटिव होते हैं आपके, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. यहाँ पे जो राजलक्ष्मी जी बात कर रही है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात कर रही है. फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शंस. इसमें क्या होता है, अंडर इस इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं एट अ सेट प्राइस जो कि मार्केट प्राइस से कम होता है. और कभी कभी जो मैनेजमेंट होती है वो अलॉट करती है शेयर्स को वेरियस इंसेंटिव्स पेबल इन कैश, मतलब उनको क्या किया जाता है, उनको कैश की फॉर्म में दे दिया जाता है. जब अलॉटमेंट होती है शेयर्स की एम्प्लॉयज में तो ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयज है उसमें ओनरशिप आती है. उन्हें लगता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पार्टनर हैं और ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करते हैं. जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने स्टॉक ऑप्शंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने आजकल स्टॉक ऑप्शन इंट्रोड्यूस करे हुए हैं. सोल्यूशन हो गया इसका फाइनेंशियल इंसेंटिव में को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन. अब बाकी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? बाकी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं पे एंड अलाउंसेस. पे एंड अलाउंसेस क्या होता है, हर जो एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी एक बेसिक मैंडेटरी इंसेंटिव होता है उसके लिए. बेसिक पे होता है, डीए होता है, उसमें जो सैलरी सिस्टम होता है उसमें रेगुलर इंक्रीमेंट्स अगर होते रहे साल से साल ईयर टू ईयर बेसिस और एनहांसमेंट होती रहे अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयज हैं उनका कॉन्फिडेंस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाएगा. सेकेंड आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इन वेज इंसेंटिव. इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो वेजेस होती हैं वो इंसेंटिव प्लान जो होते हैं आपकी डायरेक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी से अटैच होती हैं. आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा वेजेस मिलती हैं. थर्ड आता है बोनस. बोनस एक इंसेंटिव होता है जो कि
आपकी सैलरी के ऊपर आपको दिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा दिवाली बोनस होता है, या आपकी जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर परफॉर्म करती है तब भी उन्हें बोनस मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर एग्जांपल प्रॉफिट उसने गेन किया किसी भी पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो जो प्रॉफिट है उसको बराबर बराबर या फिर एक स्पेसिफिक परसेंटेज से आपके जो एम्प्लॉयज हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिफ्थ है को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, जो कि हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिक्स आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या होता है? आप लोगों को पेंशन मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है। जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में भी आपके पास में आपका इनकम का सोर्स बना रहता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ये फायदा होता है कि जब एम्प्लॉय अपनी एक्टिव स्टेज में काम कर रहा होता है तो उन्हें मालूम होता है कि हाँ, हमारे रिटायर होने के बाद में भी हम लोगों की केयर हो जाएगी। लास्ट आता है पर प्रीक्विजिट्स। इसमें क्या होता है? कंपनी जैसे कार अलाउंस हो गया, मेडिकल एड हो गई, एजुकेशन हो गई चिल्ड्रन को, ये सब कुछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। स्टेट एनी 5 सिमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस आपकी जनरेट होती हैं किसी भी मैसेज को एनकोड करने में या डीकोड करने में, या वर्ड्स को, इंप्रेशंस को, इसे हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से 5 सिमेंटिक बैरियर्स है कम्युनिकेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब पहला आता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज मे नॉट कन्वे इंटेंडेड मीनिंग। अगर आपने कोई मैसेज को गलत तरीके से, या एक्सप्रेशन आपका प्रॉपर नहीं है, तो आपका सही मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन में फ्लोट नहीं करेगा। So first is badly expressed message. Next is symbols with different meanings may be perceived differently by the receivers. Example, एक word है value. This is of no value to me. इसकी कोई value नहीं है. ये एक हो गया. Second आता है what is the value of this car? इस कार की कितनी value है? तो मीनिंग एक है, सिंबल एक है, बट इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं. So symbols with different meanings may be perceived differently by the receivers. थर्ड आता है मैसेज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन वन लैंग्वेज मे बी मिसअंडरस्टूड ड्यू टू फॉल्टी ट्रांसलेशन। आपका मैसेज ड्राफ्ट हुआ है हिंदी में, आपने जब उसकी ट्रांसलेशन करी इंग्लिश में तो उसका अलग मतलब निकल गया। आपने उसकी ट्रांसलेशन करी फॉर एग्जांपल बंगाली में तो उसका अलग मतलब चला गया। अगर आपने जो ओरिजिनल आपका ड्राफ्टेड मैसेज है एक लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में उसको मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। फोर्थ आता है messages involving certain assumptions may be interpreted differently due to unclarified assumptions. अगर हमारे पास में कोई मैसेज आया जिसकी कोई सर्टन assumptions हम लेके चलते हैं, हम उसे बाद में अगर क्लैरिफिकेशन नहीं हुई इन assumptions की, तो हमारे लिए वो डिफरेंट मैसेज कन्वे होता है। फिफ्थ आता है यूज ऑफ टेक्निकल jargons by specialist may not be understood by others. टेक्निकल जार्गन, अगर कोई टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, अगर मैं आज आईटी का हूँ, मैं पाइथन में किसी बारे में पाइथन में बात कर रही हूँ या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, हो सकता है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जो एडमिन में हो या एचआर में उन्हें समझ में नहीं आए। सो टेक्निकल जार्गन्स बाय स्पेशलिस्ट बाकी लोगों को समझ में नहीं आते। सिक्स्थ आता है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग में बी मिसअंडरस्टूड। व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज एक्सप्रेस्ड डू नॉट मैच। आपकी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स आपके बिल्कुल अलग है। आप किसी से सीरियस होकर बात कर रहे हो लेकिन आप हंस रहे हो, दिस इज व्हाट योर बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट बट योर जेस्चर इज डिफरेंट। तो ये हमारे सिमेंटिक बैरियर्स हैं। हमने 5 लिखे थे पर यहाँ पे हमने 6 डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A financial market is for creation and exchange of financial assets. Explain any two of its function. हमने 2 लिखे हैं लेकिन यहाँ पे हम 4 डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। जो एक फाइनेंशियल मार्केट होती है उसका काम होता है सेवर्स से सेविंग लेके इन्वेस्टर्स को पैसा देना। इसका मतलब है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स फ्रॉम एंड चैनलाइजिंग देम टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। सेवर से लिया, जैसे नॉर्मल लोगों से पैसा लिया और इन्वेस्टर को दे दिया। इसमें क्या होता है? आपके जो सेवर्स होते हैं उन्हें चॉइस मिलती है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करने की, उनके पास ऑप्शंस होते हैं। उनके पास जो सरप्लस फंड होता है वो प्रोडक्टिव यूज में वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग प्राइस रिकवरी। हमने देखा है कि जो
किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई है, कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं? डिमांड और सप्लाई से ही हम प्राइस को इस्टेब्लिश करते हैं। अगर किसी चीज की ज्यादा डिमांड है तो उसका ज्यादा प्राइस होगा, अगर कम डिमांड है तो कम सप्लाई होगा। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, जो हाउस होल्ड होते हैं वो सप्लायर्स होते हैं फंड के। हाउस होल्ड मीन्स नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो एक आपके हाउस होल्ड सप्लायर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके इंटरेक्शन जो होता है, जब उन्हें पता चलता है कि जो अगर रेट कम है तो वो स्टॉक खरीद सकते हैं, अगर रेट ज्यादा है तो वो स्टॉक नहीं खरीद सकते। सो दिस मीन्स इंटरेक्शन between them helps to establish a price for the financial assets which is being traded in that particular market. थर्ड आता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। कैसे? फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट करते हैं इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का। अगर आप इजीली परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी आपकी फाइनेंशियल एसेट्स की बनी रहती है। आपके पास में आज स्टॉक है, आपके पास में आज शेयर्स हैं, आपको कल शेयर्स के बदले कैश चाहिए तो आप ऑटोमेटिकली शेयर्स को बेच सकते हैं और कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये आपका रेडिली यूज कैश कैटेगरी में आ सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी मिल जाती है। लास्ट आता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है सिक्योरिटीज के बारे में जो कि मार्केट में ट्रेड हो रही है। उससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है, एफर्ट सेव होता है, मनी सेव होती है, हमें बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ती है, हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल मिल जाती है। सो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि बायर्स और सेलर्स को मिलाती है। आपकी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं, वो आप मार्केट से देख के समझ के उनको फुलफिल कर सकते हैं। So, hence, there are four functions for financial marketing: mobilization of savings and channelizing them into most productive uses. Next is facilitating price recovery. Third is providing liquidity to financial assets. And fourth is reducing the cost of transaction. Next question समझते हैं। इसके साथ में हमने अपने 5 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। मेन पर्पस वीडियो छोटे रखने का ये है ताकि आपकी अच्छी ग्रास्पिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर होगा तो आप लोगों को ग्रास्प करने में टाइम लगेगा। आप पहले 5 क्वेश्चंस गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो भी डालूंगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।